गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे अपन ने पिछले वीडियोस में दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक सर्कुलेशन सर्कुलेशन सिस्टम। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र एक्सेक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र या एक्सेक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन है ना। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? जंतुओं में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। मतलब जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, अमोनिया, यूरिया वगैरह या यूरिक अम्ल वगैरह, उनको अपशिष्ट पदार्थों को क्या शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। जंतुओं में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अमोनिया, यूरिया और एक यूरिक अम्ल। इस आधार पर जंतुओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। मतलब जो कौन से प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कौन से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और कौन से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इस आधार पर जो जंतु होते हैं उनको तीन वर्गों में बांटा गया है। एक होता है अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक और तीसरा यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक है, उसमें जो जीव है, जंतु है, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मतलब ये अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। यूरिकोटेलिक है, जो यूरिया उत्सर्जी होते हैं। और जो यूरिकोटेलिक है, वो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जी होते हैं। और इनके अंदर जो जो ये जीव है, इनमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है। मतलब ये जो जीव तो है ना, अमोनिया उत्सर्जी होते हैं और ये है ना अमोनिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ये यूरियोटेलिक तो है, पर किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिकोटेलिक है, परंतु किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जो अमोनोटेलिक है, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ना, ये अधिक विषाक्त, मतलब बहुत जहरीला होता है। ठीक है, ये अधिक विषाक्त होता है। यह अमोनिया से थोड़ा कम विषाक्त होता है। कौन सा? यूरिया। और यूरिया उत्सर्जी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो ये यूरिया है, अमोनिया से थोड़ा कम विषाक्त होता है। और जो यूरिकोटेलिक है, वो किससे कम विषाक्त होता है? और जो अमोनिया है, इसे कम विषाक्त होता है। इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। जो अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको जल की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब ये गहरे जल में, अधिक जल में पाए जाने वाले जंतुओं में होता है। इनमें उत्सर्जन के लिए अमोनिया से थोड़ा कम जल की आवश्यकता होती है। मतलब इससे थोड़ी कम जल की आवश्यकता होती है। इसमें जल की मात्रा 1 ग्राम NH3 300 से 500 ml वाटर। ठीक है, और इसमें 50 ml वाटर ही आवश्यकता होती है। इसमें कम विषाक्त तथा यह जल की आवश्यकता इसमें बहुत कम होती है। मतलब इसमें ना बराबर जल की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? इसमें 10 ml जल की आवश्यकता होती है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनोटेलिक की एग्जाम है हाइड्रा, स्पंज, एस्केरिस, केचुआ, अस्थिल मछलियाँ, मगरमच्छ, पूंछ वाले सेलामेंडर उभयचर, है ना, और टेडपोल लार्वा। यूरियोटेलिक की एग्जाम्पल है उपस्थिल मछलियाँ, शार्क, स्ट्रिंगरे, स्तनधारी मनुष्य, उभयचर जैसे मेंढक, जलीय सरीसृप, कछुआ, घड़ियाल, केचुआ, एस्केरिस। इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे देता है और वो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा उत्सर्जन होगा, कौन से पदार्थ का उत्सर्जन पाया जाता है। और इनमें पाए जाते हैं पक्षी वर्ग, कीट वर्ग और सरीसृप। मतलब जो भी पक्षी वर्ग है, कीट वर्ग और सरीसृप है, उनमें कौन किस चीज़ का, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं? ये यूरिकोटेलिक होते हैं। मतलब ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, पक्षी, सरीसृप और कीट वर्ग होते हैं अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक या यूरिकोटेलिक, इनमें से कोई नहीं, तो यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब एक नोट है, क्योंकि कुछ जीव है जो दोहरा उत्सर्जन पदार्थ भी करते हैं अपने वातावरण के हिसाब से, अपने आसपास के जो वायुमंडल है, जहाँ पानी की कमी और पानी की अधिकता के हिसाब से भी उत्सर्जन करते हैं। उसका अध्ययन करते हैं अपन, है ना। दोहरे उत्सर्जी जीव वह जंतु अपने आसपास के आधार पर उत्सर्जन करते हैं। कौन से जंतु? दोहरे उत्सर्जी जीव होते हैं ना, वह जंतु अपने आसपास के आधार पर उत्सर्जन करते हैं। आधार मतलब वातावरण। जैसे केचुआ, एस्केरिस और जिनोपस। यह ना क्वेश्चन से ना अपवाद के रूप में पूछे जाते हैं। अपवाद नहीं तो इनमें ना दोहरा उत्सर्जी जीव कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो अपने वातावरण के हिसाब से उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जब जंतु जल की पर्याप्त मात्रा में जब जंतु जल की पर्याप्त मात्रा में हो तो अमोनोटेलिक होते हैं, तथा जल की कमी या शुष्क वातावरण में उपस्थित हो तो यूरिकोटेलिक होते हैं। मतलब जो जो जंतु होते हैं वो जल की जो पर्याप्त मात्रा वाले वातावरण में होते हैं तो अमोनोटेलिक, तथा जल की कम व शुष्क मात्रा में हो तो यूरियोटेलिक होते हैं। मतलब जब तो अगर जल अधिक होगा तो अमोनिया का, और जल कम होगा तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कुछ पॉइंट है जो इनमें उपस्थित होते हैं ना, कुछ जीव में अलग होते हैं ना। गुआनोटेलिक, गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल मकड़ी, मतलब मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है? गुआनिन। इनको क्या बोलते हैं? गुआनोटेलिक। अच्छा, एमिनोटेलिक, एमिनोटेलिक, इनमें एमिनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। कौन करता है? एस्टेरिस्कुल मोलस्का जंतु। ठीक है, जो ये एस्टेरिशियन कुल मोलस्का जंतु है ना, ये अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और इनको बोलते हैं एमिनोटेलिक। गुआनो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सी गुल वाला, है ना। गुआनो समुद्री किनारों के पास पाए जाने वाले पक्षी जैसे सी गुल की बीट या विस्टा गुआनो में यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका उपयोग खेतों में खाद्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें 4 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती है। पहली है किडनी, दूसरी है यूरेटर, तीसरी है यूरिनरी ब्लैडर और चौथी है यूरिथ्रा। इन तीनों संरचनाओं का, जो ये तीनों संरचनाएं इनकी अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है किडनी। ये किडनी है जिसम के बीज के आकार की होती है ना। जो दाएं वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है और बाएं वाली किडनी है जो थोड़ी ऊपर होती है। यह है किडनी। किडनी से आगे वाली संरचना जो नलिकाकार संरचना है वो कहलाती है मूत्रवाहिनी, और यह मूत्रवाहिनी आगे चलकर मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है, और ये यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र मार्ग में खुलता है, और मूत्र मार्ग से होता हुआ पेनिस के द्वारा बाहर, या जो उत्सर्जी मार्ग होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, लैंगिक पदार्थ होते हैं, उन वो लैंगिक अंग होते हैं, उनके द्वारा बाहर स्रावित कर दिए जाते हैं। तो पहला है किडनी। ह्यूमन्स में एक जोड़ी किडनी उदर गुहा में पाई जाती है। यह गहरे भूरे रंग की होती है। यह गहरे भूरे रंग की होती है। इसका वजन होता है 135 से 150 ग्राम। लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो किडनी की संरचना है उसका डायग्राम आगे है। पहले इसकी जो बाहरी संरचना है उसके बारे में पढ़ते हैं। किडनी के बाहर की ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। जो ये किडनी है इसकी बाहर की ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, 3 आवरण पाए जाते हैं। बाहरी आवरण कहलाती है रीनल फेशिया, जो किडनी को उदर गुहा में अन्य संरचनाओं से जोड़ा रखता है। इनके अंदर की ओर वसा से बना एडिपोज कैप्सूल बनाया जाता है, जो किडनी को बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब बाहरी संरचना तो रीनल फेशिया, और जो रीनल फेशिया के अंदर वाली संरचना है वो कहलाती है एडिपोज कैप्सूल, जो किडनी को बाहरी आघातों या बाहरी चोटों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तथा सबसे अंदर की ओर रीनल कैप्सूल पाया जाता है, जो किडनी को विभिन्न संक्रमणों से बचाता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। यह किडनी की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, एक रफली डायग्राम है। उसमें देखते हैं अपन। जो बाहरी आवरण था वो तो कहलाता है रीनल फेशिया। जो बाहरी आवरण रीनल फेशिया के अंदर पाए जाने वाले जो कैप्सूल है वो कहलाते हैं एडिपोज कैप्सूल, और इन दोनों परतों के बाद में जो लास्ट भाग पाया जाता है वो कहलाता है रीनल कैप्सूल। यह तो बाहरी आवरण थे, जो ये तीन किडनी 3 आवरणों से घिरी हुई थी। ठीक है, अब जो किडनी का आंतरिक भाग होता है, जो किडनी का आंतरिक भाग होता है वो है ना 2 भाग होता है। जो बाहरी हुए वो जो हल्के और भारी रंगों में बटे होते हैं। मतलब जो मध्य वाला भाग होता है उसे तो बोलते हैं मध्यांश, है ना, मध्यांश वाला भाग। ठीक है, और जो मध्यांश वाला भाग, एक सेकंड, इसमें मैंने मध्यांश वाला नाम नहीं लिखा इसमें। ठीक है, मध्यांश मतलब मेडुला, है ना।
दो भागों में बटी होती है, मतलब जो बाहरी भाग होता है, जो बाहर की ओर होता है वो तो होता है कोटेक्स, और जो आंतरिक भाग होता है वो कहलाता है मध्यांश। यह मध्यांश भाग, इस मध्यांश भाग में जो गहरे रंग के वलकुट क्षेत्र पाए जाते हैं हल्के रंग के, वो है ना मध्यांश वाला होता है। जो ये गहरे रंग के होते हैं ये क्षेत्र वलकुट वाला, तो क्या कहलाता है, सॉरी ये वलकुट, वलकुट भाग बाहरी ओर है, और जो आंतरिक भाग है वो कहलाता है मध्यांश, ये बाहरी क्षेत्र होता है। मेडुला क्षेत्र है उसके अंदर पिरामिड पाए जाते हैं, जो मेडुला क्षेत्र है उसके अंदर जो ये पिरामिड पाए जाते हैं, ये वाले पिरामिड पाए जाते हैं। इन पिरामिडों के बीच के अंदर पाए जाते हैं बॉटनी के वर्तीय स्तंभ। ठीक है, वर्तीय स्तंभ, जो ये वर्तीय स्तंभ है इनके पास से होती हुई एक जो ये रिनल पेपिला है, रिनल पेपिला जो आंतरिक भाग में होती है, यह रिनल पेपिला से होती हुई मूत्रवाहिनी बाहर की ओर खुलती है। मूत्रवाहिनी मतलब जो रिनल पेपिला है वो किससे जुड़ी होती है, मूत्रवाहिनी से, और जो ये मूत्रवाहिनी किससे जुड़ी होती है, रिनल पेपिला से। इनके मध्य है ना माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स पाए जाते हैं। माइनर कैलिक्स, जो मेजर कैलिक्स है वो है ना रिनल पेपिला से जुड़ा होता है, रिनल पेपिला वाले भाग से जुड़ा होता है। और साइड में जो वलकुट, ये वर्कीय धमनी होती है, रिनल आर्टरी, इससे ब्लड, और रिनल शिरा से इससे भी ब्लड, मतलब ये दोनों शिरा, एक धमनी और एक शिरा पाई जाती है जो ब्लड का आदान प्रदान करती है। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है, जो इसके आगे वाला पार्ट वो है मूत्र वाहिनी, उसका अध्ययन करेंगे अपन अगले वीडियो में। जो ये रीनल पेपिला यहाँ है और ये है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस है। ठीक है, अपन इसका अध्ययन करेंगे अगले वाले पार्ट में, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।